पहले चेल्सी धीरू भाई अंबानी स्टाइल चल रही थी। एम्बिशन हमारा, रिस्क हमारा और जीत हमारी। और अब चेल्सी एक शार्क टैंक डील की तरह बन गई है। हर प्लेयर की वैल्यूएशन, हर मैनेजर की एग्जिट स्ट्रैटेजी और हर ट्रॉफी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या एक फुटबॉल क्लब सिर्फ एक ट्रॉफी विनिंग मशीन होता है या फिर एक प्राइवेट इक्विटी एसेट? चेल्सी फैंस आज इसी सवाल से जूझ रहे हैं। एक तरफ वो एरा था जहां विनिंग एट ऑल कॉस्ट मंत्र था, और आज दूसरी तरफ जहां बैलेंस शीट्स और अमोर्टाइजेशन लूप होल्स गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। चेल्सी ने फुटबॉल के फाइनेंशियल प्लेबुक्स को लिखा भी और उसे डिसमेंटल भी किया। रोमन अब्रामोविच के ऑफशोर कैश से लेकर टॉड बेली के 9 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट तक, ये कहानी सिर्फ एक फुटबॉल की नहीं, बिग बिजनेस, जियोपॉलिटिक्स और एक क्लब की सोल बचाने की है। आज हम चेल्सी की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को डीपली डाइसेक्ट करेंगे कि कैसे एक रशियन ओलिगार्क ने प्रीमियर लीग को हमेशा के लिए बदल दिया, कैसे यूक्रेन रशिया वॉर ने चेल्सी को लीगल लिम्बो में डाल दिया, क्यों ब्लूको ने 4 महीने में अपने ही हेड कोच को निकाल दिया जिसका कॉन्ट्रैक्ट 5.5 साल का था, और क्यों चेल्सी के फैंस आज अपने ही ओनर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। 2003 से पहले चेल्सी आज जैसा ग्लोबल जायंट नहीं था। केन बेट्स ने 1982 में क्लब को सिर्फ 1 पाउंड में खरीदा था। हाँ, एक समोसे से भी सस्ता। लेकिन ये समोसा अपने साथ 80 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का डेट लाया, और स्टैमफोर्ड ब्रिज का फ्री होल्ड भी उनके पास नहीं था। फाइनेंशियल सिचुएशंस इतनी ख़राब थी कि 2002-03 सीजन का आखिरी मैच चेल्सी वर्सेस लिवरपूल लिटरली द 20 मिलियन पाउंड शाउट आउट बन गया। जो जीतेगा वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करेगा, और वहाँ से आने वाला पैसा क्लब को बैंकरप्सी से बचाएगा। फिर आता है येस्पर ग्रोंकार का वो विनिंग गोल जो रोमन अब्रामोविच के लिए क्लब में एंट्री पॉइंट बना, क्योंकि रोमन एक सक्सेसफुल ग्लैमरस क्लब ढूंढ रहे थे, डूबता हुआ नहीं। अगर वो मैच चेल्सी हार जाती तो शायद चेल्सी आज एक रीजनल टीम होती, ना कि एक ग्लोबल ब्रांड। जुलाई 2003 में रोमन अब्रामोविच ने 140 मिलियन पाउंड में क्लब को खरीदा और तुरंत सारे डेट क्लियर कर दिए। उनका मॉडल सिंपल था, हाइपर इन्वेस्टमेंट एंड जीरो पेशेंस। पहले ही ट्रांसफर विंडो में उन्होंने 121 मिलियन पाउंड खर्च किए। 2003 में फिगर इनसेन था। कंपैरिजन के लिए उस टाइम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे स्क्वाड की वैल्यू इससे कम थी। ऐसे इमेजिन करो कि आईपीएल में एक नई टीम आती है और पहले ही ऑक्शन में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स को एक साथ खरीद लेती है। यही रोमन ने प्रीमियर लीग में किया। प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन रोमन ने ही शुरू करवाया। रोमन ने फुटबॉल को मैनेजर मेरी गो राउंड में बदल दिया। 19 साल में 19 ट्रॉफीज, लेकिन एक भी मैनेजर सेफ नहीं रहा। होजे मूरिन्हो जैसे लेजेंड को भी 2 बार निकाला गया, क्योंकि उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, ट्रॉफी लाओ या घर जाओ। रोमन के लिए चेल्सी एक वैनिटी प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। एक हाई प्रोफाइल ग्लोबल एसेट होने की वजह से यूके में उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलती थी, क्योंकि एक रशियन बंदा अगर ब्रिटिश फुटबॉल का सेवियर हो तो उसे डिपोर्ट करना पॉलिटिकली बहुत टफ है। लेकिन ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं रहा। रोमन ने नियरली 2 बिलियन पाउंड के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए क्लब को। उन्होंने चेल्सी को पैसे तो दिए पर कभी वापस नहीं मांगे। ये ओलिगार्क फ्यूल ही क्लब की ऑक्सीजन बना। फिर आता है फरवरी 2022, जिसने सब बदल दिया। यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो गई और रोमन अब्रामोविच के क्रेमलिन लिंक्स की वजह से यूके गवर्नमेंट ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए। चेल्सी के एसेट्स रातों रात फ्रीज हो गए। क्लब टिकट नहीं बेच सकता था, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकता था, नए प्लेयर्स को साइन नहीं कर सकता था, और तो और एक पॉइंट पर टीम के ट्रैवल एक्सपेंसेस पर भी कैप लगा दी गई थी। चैंपियन लीग के नॉकआउट्स के दौरान चेल्सी की पूरी टीम एक बजट होटल में रुक रही थी। रोमन को फोर्स्ड सेल करना पड़ा, लेकिन सैंक्शंस की वजह से उन्हें इस सेल से एक भी पेनी नहीं मिलनी थी। ये 2.5 बिलियन पाउंड की सेल प्रोसीड आज भी एक लीगल लिम्बो में है, एक फ्रोजन यूके बैंक अकाउंट में, जिसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। ये वही मोमेंट था जब चेल्सी एक फुटबॉल क्लब से एक डिस्ट्रेस्ड एसेट बन गया। तब आए टॉड बेली एंड क्लियर लेक कैपिटल, कलेक्टिवली नोन एज ब्लूको। ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो $70 बिलियन से ज़्यादा एसेट मैनेज करती है। रोमन एक इंडिविजुअल थे, ब्लूको एक कॉर्पोरेट है, और यही डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। ऐसे समझो कि रोमन था विजय माल्या जैसा फ्लैम्बॉयंट ओनर, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। ब्लूको है मैकेंजी कंसल्टेंट की टीम, सूट, टाई एंड सिनर्जी ऑप्टिमाइजेशन।
दोनों फुटबॉल में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन सोल का मेजर डिफरेंस है। ब्लूको ने आते ही 1 बिलियन पाउंड से ज़्यादा खर्च किए, रोमन से भी तेज, लेकिन फाइनेंशियल फेयर प्ले और PSR रूल से बचने के लिए उन्होंने लीगल लूप होल ढूंढ निकाला, प्लेयर्स के 8 और 9 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप एक प्लेयर को 80 मिलियन पाउंड में साइन करते हो 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, तो बुक कीपिंग में उसका हिसाब सिर्फ 10 मिलियन पाउंड पर ईयर दिखेगा। राइट? रॉन्ग। मतलब कागज़ पर तो आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल लग रहे हो, जबकि एक्चुअली में आप घपलेबाज हो। यूएफा और प्रीमियर लीग ने इस पर 5 ईयर कैप की लिमिट लगा दी है। मतलब ब्लूको का ओरिजिनल जुगाड़ अब बंद, लेकिन द डैमेज इज डन। ब्लूको सिर्फ चेल्सी नहीं, स्ट्रासबुरो फ्रांस जैसे क्लब्स को खरीदकर एक नेटवर्क बना रही है। गोल है एसेट एप्रिसिएशन, प्लेयर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना, वैल्यू बढ़ाना और फिर बेच देना। हम जैसे फुटबॉल फैंस इसको बोलते हैं कमोडिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट। ऐसे समझो कि RCB और पंजाब एक ही ओनर के हो जाएं, प्लेयर को एक टीम में सस्ता साइन करें, एक सीजन दूसरी टीम में खिलाएं, वैल्यू बढ़ाएं और फिर बेच दें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स की इंटेग्रिटी, इनको कौन पूछ रहा है जब आपकी स्प्रेडशीट सी ग्रीन हो। और अब आता है अप्रैल 2026 का लेटेस्ट स्कैंडल, जो ब्लूको के पूरे मॉडल को एक अल्टीमेट एक्सपोजर देता है। जनवरी 2026 में चेल्सी ने एंजो मैरेस्का को निकाल दिया। रिप्लेसमेंट में आए लियम रोसिनियर, अपने ही सिस्टर क्लब स्ट्रासबुरो से, क्योंकि मल्टी क्लब मॉडल में यही होता है, विच इज इंटरनल प्रमोशन। रोसिनियर को 5.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मल्टी क्लब मॉडल का क्लासिक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि टाटा स्टील का GM उठ के टाटा मोटर्स का CEO बना दिया जाए। इंडस्ट्रीज डिफरेंट है, एक्सपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन बंदा तो कॉर्पोरेशन का है। रिजल्ट डिजास्टर। 5 कंसेक्यूटिव लीग गेम्स में एक भी गोल नहीं। 1912 के बाद पहली बार ऐसा। 8 साल में 7 मैचेस में लॉस। प्रीमियर लीग में डायरेक्ट 7 पोजीशन, टॉप 5 से 7 पॉइंट नीचे, और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अप्रैल 22, 2026 में चेल्सी ने रोसिनियर को निकाल दिया। सिर्फ 4 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट था 5.5 साल का। कैलम मैकफार्लेन को इंटरिम कोच बनाया गया, सेम बंदा जो मैरेस्का के जाने के बाद भी इंटरिम था। और सोर्सेज के मुताबिक ब्लूको के पास अभी तक भी परमानेंट रिप्लेसमेंट के लिए एक भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट नहीं है। रोमन 19 साल में 19 मैनेजर्स निकालता था विद 19 ट्रॉफीज। ब्लूको ने 3 साल में 6 से ज़्यादा मैनेजर्स निकाल दिए विद 0 ट्रॉफीज। हाँ, हम क्लब वर्ल्ड कप को काउंट कर सकते हैं इफ़ दैट्स रिलेवेंट। यही है कॉर्पोरेट फुटबॉल का प्रॉब्लम। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हाइप का बटन दबाना मत भूलना। रीसेंट फैन प्रोटेस्ट का मेन कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस। PSR रूल्स के मुताबिक अगर आप अपने अकेडमी प्लेयर्स को बेचते हो तो वो प्योर प्रॉफिट काउंट होता है। ब्लूको ने मेसन माउंट और कॉनर गैलेगा जैसे फैन फेवरेट अकेडमी के प्लेयर्स को बेच दिया ताकि वो एक्सपेंसिव साइनिंग्स को बैलेंस कर सकें। और सबसे इंसल्टिंग मूव, ब्लूको ने चेल्सी की वुमेन टीम को अपनी ही दूसरी कंपनी को बेच दिया, वो भी 128 मिलियन पाउंड के प्योर प्रॉफिट पर। और फैंस के एंगर की बात करें तो चेल्सी की हायरार्की और ब्लूको के खिलाफ एक वोकल ऑपोजिशन महीने से चल रहा है। सपोर्टर्स ट्रस्ट का एक सर्वे कहता है कि फैंस लीडरशिप से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हाई टिकट प्राइसेस और पुअर कम्युनिकेशंस ने सिचुएशंस को और भी खराब कर दिया है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ चेल्सी का ही नहीं, स्ट्रासबुरो के फैन भी ब्लूको के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना उनका क्लब अब चेल्सी की एक फीडर टीम या फार्म क्लब बन के रह गया है। चेल्सी आज एक क्रॉसरोड्स पर है और रोसिनियर की सैकिंग इस क्राइसिस का टिपिंग पॉइंट है। ब्लूको का प्रोजेक्ट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था, लेकिन अब यही रिस्क रियलिटी बन रहा है। अगर ये यंग स्क्वाड चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करती, जो 5 गेम्स में लगभग इम्पॉसिबल है, तो 100 मिलियन पाउंड प्लस का एनुअल रेवेन्यू गॉन, 8-9 साल के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का वेज बिल सस्टेन करना नामुमकिन, प्लेयर्स को बेचना पड़ सकता है लॉसेस पर, और ऊपर से FFP और PSR वायलेशन का रिस्क कम हैंड इन हैंड। रोमन एरा में सक्सेस ट्रॉफी से मेजर होती थी, ब्लूको एरा में सक्सेस पोर्टफोलियो वैल्यू और एग्जिट मल्टीपल से मेजर हो रही है। यही पागलपन आज चेल्सी फैंस झेल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या चेल्सी वापस यूरोप का किंग बन पाएगा, या ये बिलियन पाउंड गैम्बल फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैप्स होगा? आपको क्या लगता है? क्या फुटबॉल क्लब्स को कॉर्पोरेट एंटिटीज की तरह चलाना सही है? क्या फैन इमोशन और शेयर होल्डर वैल्यू एक साथ चल सकते हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और ऐसे ही डीप फुटबॉल एनालिसिस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
See you in the next one. Peace.